हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्नों का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग 25 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी वीडियो को आप लोग अंत तक पूरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है। पहला ऑप्शन है सिलिका जेल, जल, खनिज तेल, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन ए सही होगा, सिलिका जेल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। सिलिका जेल, इसका काम क्या होता है? वायु की नमी को सोखना। ओके, जब ट्रांसफार्मर की श्वसन क्रिया होती है, जब उसके अंदर बाहर की हवा जाती है तो उसमें कुछ मॉइस्चर होते हैं, तो उस मॉइस्चर को सिलिका जेल क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है, बुकुल्ज रिले का उपयोग किया जाता है तेल कुलित ट्रांसफार्मर में, वायु कुलित ट्रांसफार्मर में, 1 वोल्ट एम्पियर से 5 वोल्ट एम्पियर क्षमता के ट्रांसफार्मर में, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों, बुकुल्ज रिले उसी ट्रांसफार्मर पर प्रयोग किया जाता है जिसमें आयल कूलिंग हो, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, तेल कुलित ट्रांसफार्मर्स में। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन के मध्य प्रतिरोध लगभग 1 ओम, लगभग 50 ओम, शून्य, अनंत। तो दोस्तों, पता होगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। जब कनेक्शन नहीं है, दोनों परिपथ पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो उनके बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफानाइट होगा, अनंत होगा, है ना। तो ऑप्शन डी, अनंत। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा का लगभग 10%, 20%, 103%, 88%। तो दोस्तों, नो लोड करेंट ट्रांसफार्मर में कितनी होती है? फुल लोड करेंट का 2% से 5%। तो इसके लगभग आंसर कौन सा होगा? 1 से 3%, सी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट है, शुष्क सिलिका जेल का रंग हरा, पीला, हल्का गुलाबी, नीला। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब सिलिका फ्रेश होता है, नया होता है, तो उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग नीला होता है। ओके, और जब वो गीला हो जाता है, उसमें नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तब क्या हो जाता है? गुलाबी, पिंक, है ना। तो ये दोनों याद रखेंगे। पहले क्या होता है? नीला, ब्लू, और बाद में नमी एब्जॉर्ब करने के बाद गुलाबी होता है। नेक्स्ट है, नमी सूखने के पश्चात सिलिका जेल का रंग हरा, पीला, सफ़ेद, हल्का गुलाबी, है ना। गुलाबी, हल्का गुलाबी। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, हल्का गुलाबी। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य तो क्या होता है फ्रेंड? शक्ति गुणक सुधारना, नमी को सोखना, नमी को रोकना, तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना, तेल में वायु के प्रवेश को रोकना। तो ऑप्शन सी, तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना। कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, जो कि बेलनाकार का होता है। इसमें आधा टैंक भरा होता है और आधा खाली होता है। तो इसी जो आधे खाली भाग में क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर आयल गर्म होता है तो वो फैलता है। तो कहाँ फैलेगा? कंजर्वेटर में, जो ये खाली भाग है ना। उसके बाद जब लोड कम होता है, आयल ठंडा होता है, तो फिर वो वापस टैंक में चला जाता है, फिर ये खाली हो जाता है। तो ये प्रसार और संकुचन कहाँ होता है? कंजर्वेटर में। तो इसका काम तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में उच्चतम या उच्च नियमन का तात्पर्य है। ऑप्शन है, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक वोल्टता परिवर्तन उच्चतम, प्राथमिक एवं द्वितीयक वोल्टता में अंतर न्यूनतम, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक वोल्टता परिवर्तन न्यूनतम, निम्न लौह नियम। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज
माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान नो लोड वोल्टेज, परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ना। फिर अब इस फार्मूले से नो लोड से फुल लोड में परिवर्तन जितना कम होगा वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही अच्छा माना जाता है। क्यों? कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसके आउटपुट की वोल्टेज की जो रेटिंग होती है V2, ये जितना कम परिवर्तित होगा नो लोड से फुल लोड तक ट्रांसफार्मर उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही होगा, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक वोल्टता परिवर्तन न्यूनतम। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र बचत उच्चतम एवं ताम्र हानि निम्नतम होगी जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा या 1 के इक्वल लगभग होगा या के का मान 1/2 होगा। तो दोस्तों जो के की वैल्यू होती है जब इसका मान N2/N1 ये लगभग 1 के बराबर हो या एग्जैक्ट 1 हो तो उस समय जो ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र बचत होगी वो अधिकतम होगी और कॉपर लॉसेज भी न्यूनतम होंगी, है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले शोर कहलाता है। तो ऑप्शन है रिंगिंग, सायरन, बजिंग और डी है हमिंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमिंग, है ना। जो उसकी साउंड आती है, लोड बढ़ता है तो आवाज़ बढ़ जाता है, उस साउंड को कहते हैं हमिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धारा ट्रांसफार्मर में बर्डन की इकाई, ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, वाट, वोल्ट एम्पियर। दोस्तों सीटी क्या है? करंट ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर रेटिंग किसमें होती है? वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या MVA। तो ट्रांसफार्मर कोई सा भी होगा उसकी रेटिंग किस में होगी? VA में होगी, KVA में होगी या फिर MVA में। तो किस में होगी? वोल्ट एम्पियर में, है ना। तो अब करेंट ट्रांसफार्मर, इसका मीन्स ये नहीं कि एम्पियर होगा, है ना, कन्फ्यूज मत नहीं होना इसमें। इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है अत्यधिक ताप वृद्धि के कारण ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होने वाला भाग क्या होगा? ताम्र कुंडलम, कुंडलिका, विषमवाहन, क्रोड, तेल की परावैद्युत क्षमता। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, कुंडलिका, विषमवाहन, इंसुलेशन। जो कॉयल में इंसुलेशन होता है जैसे वार्निश का परत है या फिर पेपर है, तो टेम्परेचर सबसे अधिक कहाँ होती है? वाइंडिंग में। तो वाइंडिंग के ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन, है ना। तो ये इंसुलेशन जल्दी ख़राब होता है और सबसे अधिक नुकसान इसी इंसुलेशन को ही होता है। किससे? जब ताप अधिक बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में हम का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में हम का मुख्य कारण है। ऑप्शन है भार परिवर्तन, मैग्नेटो स्टिक्शन, ट्रांसफार्मर तेल, यांत्रिक कंपन। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो कोर होता है वो पतली पतली सीटों से बना होता है और प्रत्येक सीट पर वार्निश की पतली परत होती है ना। जब इनमें चुंबकीय त्वरण स्थापित होता है तो इनका कुछ डायमेंशन चेंज होता है ना, उनका आकार थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा और ये क्रिया बहुत फास्ट होती है। जैसे आपकी ट्रांसफार्मर जो होती है वो इसी पे काम करती है, धारा कभी बढ़ता है कभी कम होता है ना। तो इसी प्रकार कोर का मैग्नेटाइजेशन भी होता है, कभी फ्लक्स ज़्यादा कभी कम। तो इस तरह से बार बार शेप चेंज होता है और ये क्रिया बहुत फास्ट होती है, जिनके कारण इनमें कुछ कंपन होता है इन कोरों में, पत्तियों में, जिससे कि एक आवाज़ जिसे कहते हैं हमिंग साउंड, है ना, हम की आवाज़ आती है। तो किसके कारण? मैग्नो स्टिक्शन के कारण। नेक्स्ट है सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली हानियाँ। ताम्र हानि, हिस्टैरिसीस हानियाँ, बहुधारा हानियाँ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ताम्र हानि किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है फ्रिक्वेंसी पर। हिस्टैरिसीस हानि डिपेंड होती है, वो फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होती है।
ठीक है। लेकिन भंवर धारा हानि फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती होती है ना। जो WE एडी करंट लॉसेस होती हैं वो सप्लाई के फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के अनुपात में घटती बढ़ती हैं। तो सबसे अधिक प्रभावित कौन सी होगी? भंवर धारा हानियाँ। नेक्स्ट है बुकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मोटर रक्षण में, प्रत्यावर्तक रक्षण में, सप्लाई लाइन के रक्षण में, ट्रांसफार्मर के रक्षण में। तो बुकोल्ज रिले केवल ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है। ऑप्शन है निम्न वोल्टेज उच्च धारा, उच्च वोल्टेज निम्न धारा, उच्च वोल्टेज उच्च धारा, निम्न वोल्टेज निम्न धारा। दोस्तों वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है? सेकेंडरी साइड में वेल्डिंग के लिए हाई आर्क की आवश्यकता होती है, उच्च आर्क की आवश्यकता होती है। तो हाई आर्क उत्पन्न करने के लिए धारा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के उच्च धारा और निम्न वोल्टेज जब निम्न होगा तो धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा, निम्न वोल्टेज उच्च धारा। नेक्स्ट है हार्न गैप का कार्य ट्रांसफार्मर की रक्षा करना है। ऑप्शन ए अतिधारा से, तड़ित से, लघु परिपथ दोष से, तापक्रम वृद्धि से। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, तड़ित से ना, आकाशीय बिजली से। इसको याद रखिए, हार्न गैप का काम ही होता है ट्रांसफार्मर को आकाशीय बिजली से सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है समान शक्ति के इलेक्ट्रिक मोटर की तुलना में ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बहुत कम होता है, कुछ कम होती है, लगभग समान होती है, बहुत अधिक होती है। दोस्तों अगर एक मोटर एक ट्रांसफार्मर है ना, दोनों समान रेटिंग के हैं, दोनों की क्षमता समान है शायद, तो क्या होता है मोटर में मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं, घूमने वाले पार्ट ज़्यादा होते हैं, इसमें हानियाँ ज़्यादा होती हैं, लॉसेस ज़्यादा होती हैं, है ना। किसकी अपेक्षा? ट्रांसफार्मर की अपेक्षा। जबकि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है, इसमें हानियाँ बहुत कम होती हैं और इफ़िशियंसी इसकी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा, है ना। इसमें लॉसेस ज़्यादा तो इफ़िशियंसी कम, इसमें लॉसेस कम इफ़िशियंसी ज़्यादा, है ना। तो ऑप्शन डी ये सही होगा। अगला है यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई की जाए तब यह, ऑप्शन है सेकेंडरी साइड में निर्धारित से अधिक वोल्टेज दे सकता है, कार्य नहीं करेगा, कार्य कर सकता है, जल सकता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, जल सकता है। क्योंकि जब सप्लाई डीसी होगी तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा, फ्रीक्वेंसी 0 तो उसका रिएक्टेंस 0। तो ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस होगा कोयल का रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर में बस वहीं बचेगा, है ना। तो कॉपर लॉसेस जो होगी I²R, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। कॉपर लॉसेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक तरह से ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है ना। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानियाँ 1000 वाट तथा लौह हानियाँ 200 वाट, यहाँ पर 200 वाट है, 200 वाट हैं, तब 1/2 पूर्ण भार पर ताम्र हानियाँ तथा लौह हानियाँ क्रमशः कितनी होंगी? अब ट्रांसफार्मर में लौह हानियाँ कांस्टेंट होती हैं, चिन्ह क्या होगा? ताम्र हानियाँ, यही हानियाँ चिन्ह होंगी। तो वो किस अनुपात में? धारा के स्क्वायर के अनुपात में, है ना। अब लोड आधा हो गया तो धारा कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में कॉपर लॉस कितनी है? I²R है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? I/2 × R, I का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा I²R/4। पहले की कितनी हो गई? 1/4। पहले कितनी थी? I²R 1000 वाट, अब कितनी हो जाएगी? पहले की 1/4, तो हो जाएगा कितना? 250 वाट। ये कॉपर लॉसेज हो जाएंगी। तो कॉपर लॉसेज 250 वाट और आयरन लॉसेज
200 वाट। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के पथ की रिलक्टेंस उच्च होती है, रिलक्टेंस कम होती है, चालकता उच्च होती है, चालकता कम होती है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिए, ट्रांसफार्मर में जो कोर प्रयोग होती है उसका रिलक्टेंस बहुत कम होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, रिलक्टेंस कम होती है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण में प्रयुक्त स्टील की, ऑप्शन है चुंबकीयशीलता उच्च तथा इसमें हिस्टैरिसीस हानियाँ कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाया जाता है तो उसकी चुंबकीयशीलता उच्च रखी जाती है, इस बात का ध्यान रखा जाता है, और इसमें हिस्टैरिसीस हानियाँ कम से कम हो। बाकी सभी ऑप्शन में इसमें निम्न दिया है, इसमें निम्न दिया है, चुंबकीयशीलता इसमें उच्च है पर हिस्टैरिसीस हानियाँ इसमें अधिक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर आयल, ऑप्शन है इंसुलेशन तथा कूलिंग उपलब्ध कराता है, कूलिंग तथा लुब्रिकेशन उपलब्ध कराता है। अगला है इंसुलेशन तथा लुब्रिकेशन उपलब्ध कराता है, इंसुलेशन, कूलिंग तथा लुब्रिकेशन उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ट्रांसफार्मर आयल का काम होता है इंसुलेशन प्रदान करना वाइंडिंग में और उनका कूलिंग करना, है ना। इस कंडीशन को याद रखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के कोर पर इनेमल लेयर की कोटिंग क्यों की जाती है? ऑप्शन है हम कम करने के लिए, लेमिनेशन को परस्पर बांधे रखने के लिए, लेमिनेशंस को परस्पर एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए, लेमिनेशंस की कोरोजन से सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लेमिनेशंस को परस्पर एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए। जो कोरें होती हैं, जो कोर्स होती हैं, वो क्या होती हैं, पतली पतली पत्तियों से बनाई जाती हैं और इनको एक दूसरे से अलग रखने के लिए इस पर पतली वार्निश की लेप कर दी जाती है। इससे क्या होता है, जो ईडी करेंट लॉसेस होती हैं ना, इनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इनका मान काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि एडी करंट का पथ छोटा होता है और टोटल करंट जो होती है एडी करंट वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो इसलिए लेमिनेशंस को परस्पर एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में वोल्टेज टर्न सदा एक समान रहती है, के का अनुपात में रहती है, के स्क्वायर के अनुपात में होती है, अलग अलग होती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है और में जो टर्न होते हैं और प्रति टर्न वोल्टेज जो होता है या ईएमएफ होता है वो सेम होता है। वोल्टेज में जो डिफरेंस उत्पन्न करता है वो टर्नों की संख्या, जो टर्न होते हैं, नंबर ऑफ टर्न, वो कम अधिक होने से, जैसे अभी मान लीजिए प्राइमरी में 100 टर्न है और सेकेंडरी में 200 टर्न है, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड की अपेक्षा 100 वोल्ट होगा और सेकेंडरी साइड में 200 वोल्ट होगा। तो डिफरेंस कहाँ हुआ, एक टर्नों की संख्या पर। एक टर्न में यहाँ पर 1 वोल्ट है तो 100 टर्न में 100 वोल्ट हुआ, यहाँ पर 200 टर्न है तो एक टर्न में कितना है, 1 वोल्ट है तो 200 में 200 वोल्ट। तो याद रखिए, प्रति टर्न चाहे प्राइमरी और सेकेंडरी हो, वोल्टेज रेशियो सेम होता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।